आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत। इस समय नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के बजाय सरकार ने प्रशासक बैठाने का मन बनाया है। क्यों सरकार प्रशासक बैठाना चाह रही है? और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। नजदीक क्या, कुछ समय के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी है। तो इन चीजों को लेके कई बातें सामने आ रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों को लेके एक बार फिर पूर्व दर्जा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक से पूछेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका क्या मानना है। नगर पालिका के चुनाव और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो किस तरीके से वो इसको देखते हैं। आइए एक बार उनसे जानते हैं। अच्छा, एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव होने के बजाय चुनाव होने चाहिए थे, उन पर प्रशासक बैठाया जा रहा है, और दूसरी ओर लोकसभा के चुनाव हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर पालिका में चुनाव कराने के बजाय प्रशासक बैठाने की तैयारी हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हार के भय से, क्योंकि सामने उनको पराजित होने की स्थिति है। 82 से अधिक हमारी नगर निकाय है जहां यथा समय इलेक्शन होने थे और 2 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हमारा मानना है कि ये लोकतंत्र की निचली इकाइयां हैं। स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएं, नगर निगम और गांव में पंचायत, जिनमें प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ये सब विकास की एक छोटी सीढ़ियों को तय करते हैं। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से नगर निकायों को टाला गया है, ये अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है कि क्यों ऐसी स्थिति आई। क्योंकि चुनाव यथा समय और 8-10 महीने पहले से इस पर होमवर्क होने लग जाता है, उस पर काम शुरू किया जाता है। मेरा तो सीधा तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप है कि वो ये स्थानीय निकाय चुनावों को हार रहे थे, बुरी तरह पराजित हो रहे थे। अब इसका कारण है पराजय का कि जो घोषणाएं उनके द्वारा की गई वो कोरी केवल घोषणाएं सिद्ध हुई। महंगाई पर नियंत्रण नहीं, विकास का पहिया जाम, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फ्लॉप हो रही, फेल रही। बेरोजगारी चरम पे, राज्य नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है बेरोजगारी, पलायन चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। मूलभूत चीजें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चरमराया हुआ है। तो आज किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के पास जाएगी? इसलिए हार के भय से, सबसे बड़ी हार इन स्थानीय निकाय में होनी है, और उसके बाद अगली हार जो है, बहुत बड़ी हार, जो चुनाव, इसका सीधा प्रभाव लोकसभा की 5 सीटों पर पड़ता। तो उन्होंने अपने को लोकसभा में कि कुछ स्थितियां ठीक हो जाएं, तब तक हम कुछ गुड़ा भाग करके कैसे न कैसे इसको उससे उसको उससे लड़ा के कुछ व्यवस्थाएं बनाने का काम कर लेंगे। इन स्थितियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन स्थानीय निकाय के चुनाव को टालने का काम किया है, जो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की गई है, क्योंकि प्रशासक के बैठने पर जनता सीधा संवाद प्रशासक से नहीं कर सकती। जनता सीधे तौर पर अपने सभासद को पकड़ सकती है, जिसको उसने वोट दिया है, चेयरमैन से बात कर सकती है, ताकि कि भाई हमारे क्षेत्र में रास्ते, नाली, बिजली, स्ट्रीट लाइट आदि के, झाड़ियां, उसकी सफाई आदि के लिए हम सीधे अपने सभासद से और अपने चेयरमैन से कह सकते हैं, अध्यक्ष से कह सकते हैं, और जनता उसके लिए सीधे उनसे बात कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इन सब बिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने नजरअंदाज किया और आज इन इलेक्शनों को टालने का काम किया।
मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा थोड़ा सा। पहले हम नगर पालिका में प्रशासक बैठाने के सरकार की मंशा पर बात करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में सरकार हार के डर से ही ये नगर पालिका का चुनाव नहीं करा पाई, नहीं कराना चाहती है, प्रशासक बैठाना चाहती है? तो ऐसा और कौन सा कारण है कि आप जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक उसको नहीं कर रहे हैं? ये ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी आपदा आ गई, ऐसी कौन सी विपदा आ गई? आज तो ना अतिवृष्टि हुई है, ना कोविड का दौर है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपने तो नवंबर माह की आज अंतिम समय चल रहा है, माह का अंतिम समय है। आप जनवरी माह से 2023 से प्रारंभ करते तैयारियां, 8-10 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया है। आज जैसे हम पार्लियामेंट की, लोकसभा की अभी से तैयारियां देख रहे हैं, मतदान सूची से लेकर आरक्षण से लेकर इन सभी स्थितियों पे नगरपालिका काम करती है, सरकार काम करती है। और आपने क्यों नहीं किया? क्या बात हो गई कि ऐसी कि आपको इन चुनावों में कोई आपने रुचि नहीं ली? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके सम्मुख पराजय बिल्कुल सामने आपको दिख रही थी। आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों से आप चुनाव में पराजित हो जाते। आप जानते हैं कि इसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ता, और उस भय से आप इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को समाप्त करने की कगार पे आ गए। आपने तत्काल प्रशासक को नियुक्त करने की तैयारी कर दी। जो कोर्ट में आपने हलफनामा भी पेश किया है, उसमें आपने कहा है कि हम लोकसभा के कारण तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। अरे लोकसभा तो अप्रैल मई में 2024 में है, और ये इलेक्शन आपके 2 दिसंबर से पूर्व हो जाने चाहिए थे। नई बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था। तो आप नियम विरुद्ध चल रहे हैं, आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हैं। आप नहीं चाहते कि इस देश का, इस क्षेत्र का, इस राज्य का, यहां के गांव का, यहां के शहरों का लोकतंत्र मजबूत हो, इसलिए आपने ऐसा काम किया। प्रशासक नगर पालिका में बैठेगा तो प्रशासक के बैठने से जनता कितनी परेशान होगी? क्या जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जब बैठता है, उससे और प्रशासक से जनता किस तरीके से अपनी बात कह सकती है? देखिए, ये वही स्थिति रहेगी अगर देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति ना होकर हम सीधे चीन या नॉर्थ कोरिया की तरह एक प्रशासक को बैठा दें। मैं प्रशासक के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस प्रक्रिया के खिलाफ हूं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं। कल को क्या ऐसी स्थिति तो नहीं आने जा रही है कि अब हम कोई भारत में चुनाव ही नहीं कराएंगे? क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अब लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? क्योंकि ये छोटा लोकतंत्र जो है, ये सीधे तौर पे आम जनमानस, आम जनता हमारी सभासद को पकड़ लेती है। वो इजी अप्रोच में रहता है। वार्ड मेंबर सबसे इजी अप्रोच में जनता के पास रहता है। हमें भी कोई परेशानी होती है, कहीं बिजली स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, कहीं रास्ते खराब हैं, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कहीं झाड़ियां नहीं कटी हैं, कहीं नालियां खराब चल रही हैं, नाले खराब चल रहे हैं, तो हम सभासद को कहने का काम करते हैं। और अगर वो सभासद के स्तर का काम नहीं है तो सीधे तौर पर हम नगर पालिका अध्यक्ष को कहते हैं कि साहब ये काम आवश्यक है। और उसको, क्योंकि जनता ने वोट दिया होता है, उसे जनता ने चुना होता है, वो किसी पार्टी का हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो उस समय जनता का चेयरमैन, जनता का सभासद होता है, और उस पर आम जनमानस का अधिकार होता है। लेकिन प्रशासक पे ना अप्रोच रहती है, ना सीधे तौर पर उस पर कोई दबाव रहता है, और ना ही वो कोई उसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके पास वो अतिरिक्त प्रभार होता है, वो अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वहन करने के लिए वो कहीं कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा बैठे रहेगा, इजी अवेलेबल। आप नगर पालिका के सभासद को रात के 12 बजे भी फोन करोगे तो वो आपके पास उपलब्धता रहती है। चेयरमैन को रात के 12 बजे भी फोन करोगे, उपलब्धता रहती है। लेकिन किसी अधिकारी को आप रात के 12 बजे फोन नहीं कर सकते। उनका अपना समय है, वो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो सीधे तौर पर आम जनता को नुकसान है, इस नगर क्षेत्र के लोगों को नुकसान है। तो ये बात सरकार जानती थी कि उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा,
इसलिए उन्होंने प्रशासक को बैठाने का काम। एक बात जो और सामने आ रही है, नगर निकाय परिसीमन को लेके सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पूर्व में परिसीमन जब किया गया था उसमें बड़े बवाले हुए थे, तो आज भी सरकार ने पालिका का जो परमिशन किया था, परिसीमन किया था, उनका चयन नहीं किया है। और लोगों में ये भी मानना हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ऐसा न हो जो पूर्व में इन्होंने इलाके तय किए थे, परिसीमन किया था, उसको सीधे नगर पालिका में मिला दें। क्या मानना है, क्या मानते हैं इस बारे में आप? देखिए, ये तकनीकी मामला है और हमारा आज भी हम राज्य क्यों बनाया, ये यहां के अधिकारी इस बात को नहीं समझे। मैं बार बार कहता हूं, इस बात को हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि मेरा तेरा में ही रह गए। मुझे कहां से मिलेगा, मैं कहां से लाभ लूंगा, इसी बात पे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। मैं अपने कार्यकर्ता को कहां पर से लाभ दे पाऊं, मेरा ध्यान इसी बात पर केंद्रित रहता है। हमारा ध्यान इस बात पर नहीं रहा कि हमने मानकों को अभी भी परिवर्तित नहीं करा पाए। नॉर्थ ईस्ट में वहां के जनप्रतिनिधियों ने वो मानक अपने हिसाब से बनाए। ये हिमालयी राज्य है, ये पर्वतीय राज्य है, यहां की जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल भी कम है। हमने मानक बना दिए जनसंख्या और क्षेत्रफल, जो उत्तर प्रदेश के मानक है। हमने उत्तर प्रदेश से अपने को अलग क्यों कराया, पृथक राज्य क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें मानकों के हिसाब से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा था, हमको धनराशि नहीं मिल पा रही थी स्थानीय। या तो सरकार इसको पूरा तरीके से नगर पालिकाओं का वेतन का पूरा भार ले, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष हो उसको नगर पालिका चलाने में पूरी बोर्ड को परेशानी होती है। मैं रह चुका हूं नगर पालिका सभासद के रूप में, मैं सेवाएं दे चुका हूं, मैं जानता हूं कितनी परेशानियां होती हैं। सरकारों को इस बात को समझना होगा और सरकारों को समझाने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है। अब दुर्भाग्य यह है कि नगर पालिकाओं की भी मजबूरी है कि वो अपने क्षेत्रफल और सीमाओं को अगर नहीं बढ़ाते, और गांव वालों की भी अपनी मजबूरी है। अगर आप रेलापाली आप जाके देखिए, रेलापाली की क्या स्थिति है, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य है, ना स्ट्रीट लाइट है। कितनी बुरी स्थिति है रेलापाली की, ना रोजगार है। वहां तो यह स्थिति है कि वहां के लोग आज शाम का चूल्हा भी जल रहा नहीं जल रहा। ऐसी स्थिति में हमने उस रेलापाली के क्षेत्र को नगर पालिका में ले लिया। हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। जो नगर पालिका की आज स्थिति है अल्मोड़े में, आप देखिए दिन पर दिन अतिक्रमण को चाहे लेके देखिए, नालियों की सफाई को लेके देखिए, कोई कहीं पर भी उस जिस हिसाब से टैक्स लिया जाता है वो सुविधा नहीं मिलती। अगर ये फिर बढ़ाते हैं तो क्या ये लगता है कि ये वहां सुविधा दे पाएंगे? देखिए, सुविधाएं मैं क्या, वही मैंने कहा ना कि मानक बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर जनसंख्या वाले विषय को न जोड़ें, उनकी मजबूरी है उसको बढ़ाना। वो नगर पालिकाएं भी चाह रही कि उनका क्षेत्र का विस्तार हो, क्योंकि उस आधार पर उन्हें सरकार फिर धन आवंटित करती है। वो मानकों में है कि क्षेत्रफल जनसंख्या। हमारा मानना है कि जितना क्षेत्रफल जो जुड़ा हुआ था पहले, वहां विकास बेहतर तरीके से होता। जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है, वहां उन लोगों को हम कितना लाभ दे पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। तब हम दूसरे क्षेत्रों को जोड़ते। अगर हम यहां ऐसी स्थिति बना देते कि हम वहां हर चीज, हर सुविधा देते, तो लोग खुद कहते कि हमें भी नगर पालिका में जोड़ दो। जो विरोध हो रहा है वो टैक्स का विरोध नहीं है, वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उससे भी वो लोग वंचित हैं। उसका कारण है कि नगर पालिकाओं के पास सीमित संसाधन है, संसाधनों की भारी कमी है, और संसाधनों की कमी फिर क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर। उनको जो पैसा मिलता है वो उस आधार पर मिलता है। मेरा मानना है कि इस पर्वतीय राज्य के पर्वतीय अंचलों के लिए नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि तत्काल प्रभाव से नियमों में परिवर्तन हो, अन्यथा जितना इसका, देखिए नगरपालिका विकास कर लेंगी। मैंने नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ना है, मैं इस चुनाव में कहीं कोई प्रतिभाग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी साथी करेगा, किसी पार्टी से लड़े, कोई व्यक्ति बने, लेकिन अल्मोड़े का विकास करेगा। वो कैसे विकास करेगा? जब उसके पास विकास के लिए वो विकास निधि होगी। लेकिन क्या है, अगर पूर्ण रूप से वेतन आदि की समस्या का समाधान सरकार कर दे तो भी विकास हो सकता है। आप पूरा खर्चा उठा लीजिए, सरकारें उठा लें, ताकि कर्मचारी, सबसे बड़ी समस्या है नगर पालिका में, अगर वो कुछ और अतिरिक्त कर्मचारी लगाते हैं तो उनको पैसे भुगतान करने के लिए नहीं है। इन बातों को भी समझना पड़ेगा। कोई नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए, कोई सभासद बन जाए, वो सुविधाएं तब उपलब्ध कराएगा जब उनके पास
उस व्यवस्था के लिए कुछ धनराशि होगी। आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइटों में बल्ब ने या आपके वो लाइटें नहीं लग पा रही हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है उसको लगाने के लिए। आप अतिरिक्त वहां पर कर्मचारी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार तत्काल प्रभाव से उनको धनराशि आवंटित करे या उन मानकों में शिथिलता रखे ताकि जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला मानक न लगाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति जो पद में बैठेगा वो निश्चित तौर पर विकास कर पाएगा। अब फिर दोबारा लोकसभा चुनाव की दहलीज पे आते हैं। चुनाव नजदीक आ गया है। सरकार लगातार एक किस्म से जनता को अपनी योजनाएं बताने का काम कर रही है। अभी तक पूर्व में यह था कि जो यहाँ पर संकल्प रथ के रूप में जो गाड़ियां आनी थी वो अभी तक गाड़ियां पहुंची नहीं। केवल एक गाड़ी से वो रथ चलाया जा रहा है इतनी बड़ी लोकसभा में। तो किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या है सरकार का? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये जो डबल इंजन की सरकार का इंजन है वो इंजन ही फेल हो चुका है। अरे रथ तो तब चलेगा जब सारथी होगा। अब ये केवल उस रथ को चला रहे हैं जो बिना सारथी के है। मैंने उस दिन भी कहा था 29 शायद रथ आने थे, एक रथ आया। केवल इलेक्शन में 3-1 महीने बचे हुए हैं। अब योजनाओं की याद भी आ गई। उन्होंने कहा साहब अब योजनाएं, हमें बहुत तगड़ी योजनाएं चल रही हैं, हमारी योजनाएं बहुत हैं हमारे पास और पूरी जनता को मिल रही है। आपकी उन योजनाओं के बारे में आज आपको याद आई है कि साहब जनता को बताना है कि आपकी ये योजनाएं चल रही हैं। अगर ये योजनाएं बेहतर तरीके से काम कर रही होती तो आम जनता कहती कि हमारे लिए ये लोक कल्याणकारी योजना चल रही है। मेरा सीधा तौर पे आरोप है कि लोकसभा चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी हार से घबरा रही है। हमारे स्थानीय निकाय चुनाव भी इसलिए टाले गए और लोकसभा चुनाव है वो इसलिए आज ये सब चीजें ढोल नगाड़ा दमुआ बजाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित किया जाए, फिर से उनको समझाया जाए कि फिर से आएंगे, पक्का 15 लाख इस बार आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी, अच्छे दिन भी आएंगे, सब नारे फिर से दिए जाएंगे, फिर से पूरी घोषणाएं होंगी, फिर से जनता को भ्रमित किया जाएगा केवल चुनाव तक। जनपद में पहाड़ी जनपदों के लिए जैसे आपने बात की, पहाड़ी जनपदों में कई ऐसे जो निर्णय हैं सरकार के जो जनता के खिलाफ है। उसी में से एक है हमारा जिला विकास प्राधिकरण जो है, जो बिना सोचे समझे लागू गवर्नमेंट ने कर दिया। उस पर एक संघर्ष समिति के द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन बीच में भाजपा के कुछ मंत्री यहाँ पर आए गए, मुख्यमंत्री यहाँ पर, तो उन्होंने उसको स्थगित कर दिया था, लेकिन उसका अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो इसको क्या मानते हैं? देखिए, प्राधिकरण अगर किसी नए शहर में लागू किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। हर चीज का नुकसान नहीं है, कुछ चीजों का फायदा भी है। जब चंडीगढ़ जैसा राज्य की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को विकसित किया गया तो वहां पूरा एक प्लानिंग के साथ उस नगर का विकास किया गया। अल्मोड़ा ऐतिहासिक नगर है, इसकी अपनी ऐतिहासिकता है। अब आप टेहरी की तरह तो इसे डुबा नहीं सकते, या तो आप इस पूरे अल्मोड़े का डुबा दो, उसके बाद नया अल्मोड़ा बसाओ, तो वहां प्राधिकरण बहुत आवश्यक है। जो मानक है वो देहरादून में बैठकर, सचिवालय में बैठकर उस वातानुकूलित कक्ष में बनाए गए हैं, जिन अधिकारियों को यह पता ही नहीं है कि अल्मोड़ा में हमारे चिपके हुए मकान हैं जिन्हें हम बाखेली नुमा मकान कहते हैं। कभी उन अधिकारियों को चीना खान के उस नौघर की फोटो दिखाई जाए जहां कभी कमिश्नर भी आया करते थे, बैठा करते थे। इनको ये बताने की आवश्यकता है, भाई ये पहाड़ है, यहां जो मानक आपने रखे हैं, इतनी चौड़ी सड़क चाहिए, इतना चौड़ा रास्ता चाहिए, 2 मुट्ठी में आदमी मकान बना रहा है। सीवर डाल नहीं पाए हो 23 सालों में, जरा देखो बाजार में स्थितियां क्या है। नाली बना नहीं पाए हो और प्राधिकरण की बात कर रहे हो। प्राधिकरण क्या है? प्राधिकरण क्यों है? इस पुराने जो ऐतिहासिक नगर में इसकी आवश्यकता क्या है? बनाइए ना नए राज्य के नए, जो आपके स्मार्ट सिटी बन रही थी, देहरादून स्मार्ट सिटी बन गई है, क्या गजब के साथ, बिल्कुल वहां तो बुलेट ट्रेन भी दौड़ रही है।
आप देहरादून को विकसित कर सकते थे, तब विकसित कर सकते थे। आपने बना हुआ देहरादून को भी खत्म करके रख दिया। आप राजधानी बनाइए, आप बढ़िया तरीके से गैरसैंण को विकसित करिए, एक नए राज्य की नए राजधानी के रूप में क्यों नहीं विकसित कर रहे हैं? आप केवल हमारी पुरानी जो ऐतिहासिकता है इसे समाप्त करने के लिए क्या प्राधिकरण को कुछ अधिकारियों के वसूल करने के लिए बना रहे हैं? केवल भ्रष्टाचार के अलावा उस प्राधिकरण से क्या मिल रहा है? नक्शे तो पास नगर पालिकाओं में भी होते थे, नक्शे का पूरा जो नियम कानून था वो भी नगर पालिकाओं के पास अधिकार था। जो हमारी संघर्ष समिति कह रही है वो यही बात तो कह रही है कि हमारे पास मानक नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है। आपने अधिकार तो उस प्राधिकरण को दे दिए, तो नगर पालिकाओं का औचित्य क्या है? उनकी यह मांग है। लेकिन यह है कि आज इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा जन सैलाब चाहिए। उसको एक अधिकार से अगर आप उस बात को उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उस बात को सरकार सुनेगी। आज प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से इस पर्वतीय जनपदों से समाप्त करना चाहिए और नए कोई, अगर आप जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जो आपने पूरे देश में शायद 200 स्मार्ट सिटी बन गई हैं, भाई मैं तो यही सुनता था 200 स्मार्ट सिटी बन गई और हमारे देहरादून का भी उसमें नाम था। उन नई स्मार्ट सिटी जिसको आप विकसित कर रहे हैं, न्यू हल्द्वानी, न्यू देहरादून, न्यू 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 जो सुन रहे हैं, कई न्यू न्यू आ रहे हैं, उन न्यू शहरों में लगाइए, उसे नए तरीके से विकसित करिए ताकि उस राज्य के हम नए उन शहर को देखने जाएं तो वहां उस प्राधिकरण का लाभ लें। ये तो अल्मोड़ा है जहां रास्ते भी अपने पुराने हैं। हमारी तो अभी कभी इनसे कहिए कि वो 52 सीढ़ी वाली गली से चले जाओ, वो बंसल गली से निकल जाओ। ये तो हमारी गलियां हैं, यहां की अपनी अलग से ब्यूटी है, ये अलग से सुंदरता है अल्मोड़ा की। उस सुंदरता को अगर आप नष्ट करोगे, मैं तो उस समय भी पाटाल बाजार की उस नैसर्गिक पटालों का पक्षधर था। मैंने कहा था कि ये कोटा स्टोन को हटाकर यहां पटाल लगनी चाहिए। मैंने इंदिरा जी के उस कार्यक्रम में भी अपनी स्पीच में कहा था कि अल्मोड़ा को उसी तरीके से विकसित करिए जो हमारी पाटाल बाजार है, जो हमारी पटाल की छतें हैं। ये ऐतिहासिकता है हमारी, ये हमारी ब्यूटी है, उसको समाप्त मत करिए। आज हम जाते हैं, जब विदेशों में जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने, तो उन्होंने उसी ब्यूटी को तो संजो के रखा है। हमने अपनी ब्यूटी को खत्म करके फिर पाश्चात्य चीजों को जोड़ोगे तो कहां से भैया, ना आपके पास इंजन रहेगा ना रेल रहेगी। ये स्थिति है। लोकसभा चुनाव सामने है, जैसा आपने कहा, 2.5-3 महीना बचा है। सरकार तो लगी है अपनी चुनाव की तैयारी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस चुनाव को देखती है और किस तरीके से इस चुनाव को लड़ेगी, क्या मानना है आपका? कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेगी। जो पिछला एक दौर था वो अब दौर सबके सम्मुख है और नया दौर सामने आएगा। जब गेंद ऊपर को जाती है एक समय के बाद रुक के फिर वो नीचे को आती है। इनकी गेंद जिस ऊंचाई तक जानी थी उस ऊंचाई पर पहुंचकर अब नीचे को आने लगी है। आप इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद परिणाम देखेंगे, सुखद परिणाम आएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे किए थे, जो झूठी घोषणाएं की थी, जो झूठे सपने दिखाए थे, लोगों को दिन में भी सपने दिखाने लगे थे, बहुत अच्छे दिन के, 15 लाख के, ऐसे अनेक सपने। अब मैं अभी स्मार्ट सिटी की मैंने बात की थी तो कई सपने ऐसे थे, तो लोगों को लगा कि अब तो रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित गए गए सब सो का। तो भाई रामराज आ जाएगा, लेकिन वो रामराज नहीं आ पाया। तो मेरा मानना है कि अब समय आ रहा है, परिवर्तन का दौर है। उस परिवर्तन के दौर में अब नई चीज आएंगी, नई सोच आएगी और नए सोच से अब नया भारत आप देखेंगे। और इस भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा जो झूठ बोलते हैं, झूठ के साथ राजनीति करते हैं, झूठ के साथ जनता को भ्रमित करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उनके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। हमेशा से ये लंबे समय से नजर आ रहा है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो सामने आ रही है, लेकिन जनता जो कांग्रेस की ओर देख रही है, जिस तरीके से आज महंगाई अन्य चीजों से जनता परेशान है, विकल्प की तलाश में जनता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखती है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को लेकर थोड़ा सा निराशा होती है लोगों को। तो ये गुटबाजी कब खत्म होगी, इस गुटबाजी को लेकर कैसे चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं,
रहे भी हैं, सरकार में भी रहे हैं और इस समय पीसीसी के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो थोड़ा हम इसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से चुनाव में जाएंगे, कांग्रेस जाएगी और ये गुटबाजी कैसे थोड़ा सा कम होगी। देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूती से जाएगी चुनाव में। गुटबाजी नहीं है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ नागपुर से फरमान नहीं आता, यहाँ स्थितियां चुनी जाती हैं और कोई फरमान हमारे यहाँ किसी उससे नहीं आता है। हाँ, अलग अलग दिशाओं में लोग काम करते हैं, बड़े ऊर्जावान हमारे पास लोग हैं, उनके पास ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो अलग अलग क्षेत्र में अपनी ऊर्जाओं को संचालित करते हैं। मेरा कार्यक्रम यहां चल रहा है, किसी की ऊर्जा कहीं दिखेगी, किसी की ऊर्जा कहीं दिखेगी, तो उस ऊर्जा को केंद्रित करते हुए हम लोकसभा चुनाव में उसका उपयोग करेंगे, उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और हमें इस बात को केंद्रित करना है कि हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, यह सैद्धांतिक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है, हम किसी को गाली देने का काम नहीं करते, हम तो केवल सैद्धांतिक आधार पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ हैं जो आम जनमानस के खिलाफ है, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिसमें उनके द्वारा अच्छा काम किया जाएगा तो प्रतिपक्ष के रूप में हम उनकी सराहना करेंगे, ताली बजाने का काम करेंगे और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आम जनता के लिए बेहतर काम किया। लेकिन पिछले 10 साल का अगर लोकसभा का कार्यकाल देखें, पिछले 6-7 सालों का अपनी राज्य सरकार का काम देखें, तो निश्चित तौर पर निराशा ही निराशा है, घोर निराशा है। हातिम बैठे हुए हैं, सरकारी पद बिक रहे हैं, लोकसभा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं में भी अब सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। तो आज स्थितियां बहुत खराब हैं। तो अब अच्छे दिन आएंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस उन अच्छे दिनों को लाने का काम करेगी, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके, ऊर्जा को संचालित करके नए सिरे से। हमारे जितने ऊर्जावान साथी अभी इधर उधर दौड़ है, अब वो सब समझने लगे कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर, लामबंद होकर हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे। अभी तो हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन हम मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और आपको परिवर्तन दिखेगा। लोकसभा चुनाव में आपके सम्मुख कांग्रेस बहुत बेहतर परिणाम लाएगी। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, मध्य से लेकर पूरब तक, आप सब जगह देखेंगे कि परिवर्तन का जो दौर आ रहा है, अब कांग्रेस पार्टी एक नए जोश से, नए संकल्प के साथ, नई सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस दमनकारी नीति, जिस प्रकार से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, आज लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, आज पत्रकारिता को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है, आज ऐसे स्थानीय निकाय से लेकर हर सत्ता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसी दमनकारी शक्तियों का अंत हो और आम जनता की सरकार बने, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से काम करे, बेहतर तरीके से इस राज्य के हित में, इस जनपद के हित में, पर्वतीय क्षेत्र के हित में और राष्ट्र के हित में काम करे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप कांग्रेस को बेहतर तरीके से, उत्कृष्ट तरीके से काम करता हुआ देखेंगे। एक जाते जाते एक मन में एक प्रश्न आया है, तो क्योंकि संगठन को एकजुट किस तरीके से रखते हैं, ये आपके अंदर बहुत बड़ी कला है, उसको आप किस तरीके से रखते हैं ये सारी मीडिया जानती है। हम आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके से आज जो भारत संकल्प रथ यात्रा चलाई जा रही है, आपने यहाँ से उसके बारे में पूरा बताया है किससे, लेकिन आपके प्रदेश स्तर से उसमें आज तक कोई बयान नहीं आया। क्या इसको हम कांग्रेस की चुप्पी सहमति माने या क्या? ऐसे आपके अलावा किसी भी पदाधिकारी का इसमें कोई बयान नहीं आया, क्या मानेंगे? प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का बयान सीधे तौर पर वो आया है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अभी पार्टी की सेवाएं कर रहा हूं। और क्योंकि अध्यक्ष जी ने यहीं आके मुझे पुनः बेहतर तरीके से संगठन के काम को संभालने का निर्देश दिया है और मैं अब प्रत्येक माह के 10 दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठने का भी काम करूंगा और मेरा जो बयान होगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का बयान होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान होगा।
तो एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की हैसियत से मैंने जो बयान दिया है वो पूरे प्रदेश के लिए है। मैंने कहा है कि जो राज्य की सरकार है वो नाकारा है, केंद्र की योजनाओं की बातें की जा रही हैं, बिल्कुल केवल लोगों को भ्रमित करने की बातें की जा रही हैं। और आज मैं फिर कह रहा हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहां भूखमरी है? कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हो जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? आज बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे देश भी अब हमसे आगे बढ़ने लगे हैं जहां महंगाई चरम पर है, जहां आज आवाम त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है, जहां के लोग जागो कुंभकर्ण जागो, नींद से जागो कह रहे हैं। इस विकसित भारत की परिकल्पना हमने नहीं की थी। हमने तो उस भारत की परिकल्पना की थी जहां हम अमेरिका से आंखों में आंख डाल के, चीन को लाल आंख दिखा के, वो कहते थे लाल आंख पाकिस्तान और चीन को, अरे दिखाया है, पाकिस्तान के 1 लाख फौजियों को किसने बंदी किया? ऐसी कई सर्जिकल स्ट्राइक समय समय पर होती रही है। फौज के साथ आप किस तरीके के खिलवाड़ कर रहे हैं? आज आपने क्या नई चीजें बना दी, आज आप फौज को भी कमजोर कर रहे हैं। तो आज लोगों को समझ में आ गया है कि ये लोग केवल उपयोग करते हैं और उस उपयोग में अब लोग इनकी भागीदारी नहीं बनने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है और मैं जो बयान दे रहा हूं प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, पीसीसी का बयान है, जो मैंने कह दिया या अध्यक्ष जी ने कह दिया वो एक बयान। धन्यवाद आपका, आपके पास इतना व्यस्ततम समय होने के बावजूद ही आपने हमको समय दिया। तो देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेके किस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, इसको लेके हमारे साथ जुड़े थे पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक। तो आगे फिर किसी मुद्दे पर फिर एक बार फिर चलेंगे उनके साथ। नमस्कार।